नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के ऑपरेशन चक्रव्यूह में फंसा इनामिया बदमाश। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम के 118वें संस्करण को सुना गया। भदैनी बनखंडी महादेव साधु बेला आश्रम में भंडारे का हुआ आयोजन। और रामछाट पार शिल्प न्यास के तत्वावधान में कविता संग्रह रेत में आकृतियां पर हुई संगोष्ठी। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के ऑपरेशन चक्रव्यूह में इनामिया बदमाश फंसा। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चल रही चेकिंग के दौरान एक बदमाश से पुलिस की शनिवार शाम मुठभेड़ हो गई। लंका पुलिस और बदमाश के बीच चली ताबड़तोड़ गोली में बदमाश पुलिस का चक्रव्यूह भेद पाने में असफल रहा। पुलिस ने बदमाश के पास से एक रेसर गाड़ी और देशी तमंचा बरामद किया है। सूचना मिलते ही मौके पर एडीसीपी काशी जोन पहुंचे। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। जानकारी के अनुसार लंका पुलिस लोटूबीर के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। बिना नंबर प्लेट के वाहन की चेकिंग के दौरान एक लाल रंग की बाइक बिना नंबर प्लेट के आती दिखी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया लेकिन बाइक सवार नहीं रुका। पुलिस ने ललकारा तो वो पुलिस पर फायर झोंकते हुए सर्विस लेन पर उतर आया, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायरिंग झोंक दिया। पुलिस की गोली बदमाश के दाहिने पैर में लगी और वो बाइक समेत गिर गया। पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो वो 25,000 रुपए का इनामी बदमाश विनय यादव निकला। इंस्पेक्टर लंका शिवाकांत मिश्र ने इसकी सूचना अफसरों को देने के साथ ही घायल बदमाश को अस्पताल भिजवाया। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलवाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हुई। पुलिस बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। सर, क्या किस तरह की मुठभेड़ की, कौन अपराधी थे? ये पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में लूट, डकैती इत्यादि की अपराध की रोकथाम हेतु लगातार ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत विभिन्न जगहों पर चेकिंग किया जा रहा था। उसी क्रम में थाना लंका लोटूबीर अंडरपास के पास चेकिंग किया जा रहा था। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट के एक संदिग्ध गाड़ी हमको दिखी, जिसमें पुलिस रोकने के प्रयास किया, लेकिन वहां से एक व्यक्ति तेज रफ्तार से वहां से भागने की कोशिश किए थे। जब संदेह हुआ था पुलिस को, उनको पीछा किया गया था और लोटूबीर अंडरपास से इन्होंने सर्विस लेन से भागने की कोशिश किया था। वहां इन्होंने गाड़ी फिसल के वहां से पुलिस के ऊपर फायर करने की कोशिश की और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिसमें उक्त बदमाश को गोली लगी है। प्राथमिक उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेजा गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जा रहा है। पहचान क्या हुआ है बदमाश का? बदमाश थे। बदमाश का नाम है विनय यादव के नाम से वो पहचान हुई है। अभी उनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाला जा रहे हैं। उनके के विरुद्ध कितने मुकदमा है, क्या है, वो डिटेल रूप से आपको अवगत कराया जाएगा। वो अकेले थे या इधर कोई और भी था? इसमें एक व्यक्ति अकेले ही था और उसके साथ ये क्यों आए इधर, क्या और कोई घटना करने के लिए आया कि नहीं, उसका भी विस्तृत रूप से जांच किया जाएगा। कहाँ ले जाया गया है सर? ये ट्रॉमा सेंटर के लिए भेजा गया है, इसको फर्स्ट एड के लिए। प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम के 118वें संस्करण को सुना गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा मन की बात जंगमबाड़ी वार्ड में बूथ नंबर 264 पर सुनी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल ने किया। रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। कार्यक्रम के 118वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कई अहम बातें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुराने संबंधों के कुछ अहम अंश भी सुनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। संविधान सत्ता के दौरान अनेक विषयों पर लंबी चर्चाएं हुई। वो चर्चाएं संविधान सभा के सदस्यों के विचार, उनकी वो वाणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है।
देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा। इन सब के बीच हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत लोकतंत्र की जननी है। मैं देशवासियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, हमेशा करें और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा भी बने और इस प्रक्रिया को सशक्त भी करें। आखिर में उन्होंने भारत के महान सपूत नेता सुभाष चंद्र बोस जी का भी जिक्र किया। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराष्ट्र से आए डॉक्टर अरुण पंडित, रजनी पंडित व विशिष्ट अतिथि गुजरात से आए हर्षद गांधी रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व पार्षद शैलेंद्र श्रीवास्तव, ओम प्रकाश यादव, मनीष चौरसिया, पूर्व पार्षद विजय गुप्ता, डॉक्टर सोहन लाल आर्य, बाल गोपाल साहू, सीता साहू आदि लोग उपस्थित रहे। आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा को पार करते हुए वो एक रेलवे स्टेशन गोमो पहुंच जाता है। ये स्टेशन अब झारखंड में है। यहाँ से एक ट्रेन पकड़कर वो आगे के लिए निकलता है। इसके बाद अफगानिस्तान होते हुए वो यूरोप जा पहुंचता है और यह सब अंग्रेजी हुकूमत के। आज हम सब ने जगमबाड़ी के वार्ड नंबर 89 के हरसुंदरी मतदान केंद्र के 264 नंबर बूथ पर मन की बात कार्यक्रम के 118वें संस्करण का आयोजन किया, जिसमें माननीय मोदी जी ने संविधान से जुड़ी हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा करते हुए उनके वक्तव्यों को हम सबके बीच में साझा किया तथा हमारे देश के कई महापुरुषों के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वक्तव्यों को, पुराने ऑडियो को हमें सुनाया और इसके साथ ही कुंभ के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने कुंभ की व्याख्या की कि किस तरह से कुंभ महोत्सव हम सबको, पूरे सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है और हम सबको इस कुंभ महापर्व में ज़रूर भागीदारी करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हम सब के बीच में कई क्षेत्रों के, दूर दूर के कई क्षेत्रों में अनेक हो रहे सकारात्मक कार्यों की चर्चा करते हुए 118वें संस्करण के यहाँ पर संपन्न कराया हमने। और आज मन की बात में हम सब इतनी शीतलहर के प्रकोप में अलाव के साथ मन की बात कार्यक्रम का यहाँ हम सब ने आयोजन किया, जिसमें अनेक लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी कड़ी में दुर्गाकुंड के पार्षद अक्षयवर सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ब्रह्मानंद नगर के पार्क में सुना गया, जिसमें विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी और क्षेत्रीय जनता ने शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को बड़े ही मनोयोग से सुना। वहीं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक महीने के आखिरी रविवार को मन की बात का कार्यक्रम होता है। इस बार आखिरी रविवार को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होने की वजह से ये कार्यक्रम एक हफ्ते पहले ही रखा गया है। के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़े, चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक महीने में मन की बात का कार्यक्रम होता है, जिसमें
आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने विभिन्न अनुभवों, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न घटनाओं को लेकर के अपने जो मन में उनके भाव रहते हैं उसको व्यक्त करते हैं। उसी क्रम में इस महीने चूँकि 26 जनवरी को अंतिम रविवार है, प्रत्येक अंतिम रविवार को होता है, तो 26 जनवरी को अंतिम रविवार है, तो अंतिम रविवार को यह कार्यक्रम 26 जनवरी के कारण प्रीपोन करके आज किया गया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में प्रत्येक बूथ पर यह कार्यक्रम करती है। आज काशी के इस दुर्गा कुंड वार्ड में उपेंद्र नगर के इस पार्क में इस कार्यक्रम को यहाँ के सम्मानित जन, विशिष्ट जन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुना। अत्यंत ही समाज को पुष्ट करने वाला आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह एपिसोड रहा, जिसमें युवाओं के लिए और अन्य भी विषय को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कही। भदैनी बनखंडी महादेव साधु बेला आश्रम में भंडारे का आयोजन हुआ। आचार्य स्वामी श्री गौरी शंकर दास जी महाराज श्री बनखंडी साधु बेला पीठाधीश्वर की गद्दी की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गद्दी पूजन एवं अभिषेक का आयोजन बनखंडी महादेव साधु बेला आश्रम भदैनी में किया गया। इस अवसर पर अटूट भंडारे का आयोजन रविवार को हुआ। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई थी। साथ ही बनखंडी महादेव का अलौकिक श्रृंगार किया गया तथा प्रभु को भोग अर्पित किया गया। इसके बाद भंडारे का प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर उपस्थित भक्तों ने दर्शन पूजन करते हुए गुरु का आशीर्वाद लिया। हाँ, आज हम सब साधु बेला में उपस्थित हुए हैं स्वामी जी की गद्दी नशीनी की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। इस गद्दी का ये महत्व है कि इस गद्दी को बाबा बनखंडी जैसे महान विभूषित ऋषियों ने इसको सुशोभित किया और उसके बाद में आज स्वामी जी इस गद्दी नशीनी होने पे इनका 10वां वर्ष हुआ है। उस पे हम सब लोग इसे पूरे भारत भर में इसको हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अपितु भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान, अमेरिका और इंग्लैंड में जहाँ जहाँ पे आश्रम की शाखाएं और भक्त हैं वो सब इसे बड़े प्रेम से मना रहे हैं। और स्वामी जी का यही संदेश है कि जब स्वामी जी बड़ी कठिन इस परिस्थितियों में भी पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में जो साधु बेला तीर्थ है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सिंध में नदी के बीच में है। अगर आप उसे कहीं भी गूगल करेंगे तो कोई भी व्यक्ति उसे देख सकता है। भारत के महत्वपूर्ण तीर्थों में ये एक तीर्थ है, साधु बेला तीर्थ। पाकिस्तान की जो हिंदू जो कम्युनिटी है वहाँ की, उनके लिए ये बड़ा तीर्थ माना गया। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हम लोग काशी जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, वैसे ही तो बड़े मुश्किल। और स्वामी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है गद्दी पे बैठने के बाद कि इसके पहले विभाजन के बाद, विभाजन की विभीषिका के बाद कोई भी व्यक्ति आज तक, मतलब कोई भी महंत वहाँ गया नहीं, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ इतनी गंभीर हैं। लेकिन इन गंभीर परिस्थितियों में भी स्वामी जी वहाँ पे गए। न केवल वहाँ पे गए, उन्होंने धर्म ध्वजा की वहाँ पे एक तरह से स्थापना की। एक बनखंडी हॉस्पिटल की घोषणा की, जो कि अभी बनेगा सिंध में, पाकिस्तान में। और वहाँ की सरकार ने भी 10 लाख रुपया उसमें डोनेशन भी दिया। और उसके बाद में वो जो स्थान है हमारा, वो स्थान का काफ़ी बड़ा उद्धार हुआ है, उसे देखा जा सकता है। और वहाँ के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान के, उन लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास है आज भी। मतलब क्योंकि स्वामी जी के जाने के पहले वहाँ पे काफ़ी बड़े ढंग से हो नहीं रहा था, उसको बड़े ढंग से उन्होंने उसको संवारा, सजाया। और वहाँ के जो माइनॉरिटी के जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको ट्रस्टी भी बनाया महाराज जी ने। दीवान चंद चावला उनका नाम है, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, सिंध से। तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं इनकी। हिंदुस्तान में तो विभिन्न स्थानों पे तो है ही हैं आश्रम, सारी जगह की व्यवस्था सुचारू चल रही है।
अभी कुंभ में भी बड़ा भंडारा हुआ। महाराज जी हर जगह, हर कुंभ में, हर बड़े बड़े स्थानों में अन्नदान करते रहते हैं। पटियाला में जो पटियाला में जो हमारा जो साधु बेला का जो डेरा फुलौली के नाम से एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, और उसकी विशेषता ये है कि वहाँ पे होने वाला जितना भी अन्न है वो सब अन्न क्षेत्र में जाता है। साधु संत उसको पाते हैं, और कम से कम वो होगा 100 एकड़ की जगह है वो। उसमें होने वाला सारा अन्न जो कि जिसकी मालियत लाखों रुपया होती है, करोड़ों रुपया होती है इनफैक्ट, वो सब का सब केवल अन्न क्षेत्र में जाता है। तो ये जो अन्न की सेवा है, जो गायों की सेवा है, जो संतों की सेवा है, वो साधु बेला में अनिवार्य रूप से होती आ रही है। पहले भी हो रही थी, आज भी होती आ रही है। और स्वामी जी ने इसको मतलब चूँकि अब परिवेश बदला है, नया सारी चीज़ें अब बदल गई हैं, धीरे धीरे बहुत तेज़ी से डिजिटाइजेशन होते जा रहा है। इस डिजिटाइजेशन वाले युग में स्वामी जी ने जो नवीनीकरण लाया है यहाँ के तंत्र में, यहाँ के ट्रस्टियों को बदल के, यहाँ के ट्रस्टियों में नई ऊर्जा का संचार करके, नए यंग लोगों को लाके, वो एक बहुत बड़ी सराहनीय बात है। और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा इस बात से मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व है कि हम महाराज जी के सानिध्य में हैं आज सब लोग। बस काशी में आज ये कहाँ पे हो रहा है? हाँ, और जैसे गुरु जी से हमारे दर्शक अगर जुड़ना चाहे तो किस तरह से? हाँ, गुरु जी से दर्शक अगर जुड़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट है साधु बेला आश्रम के नाम से। महाराज जी का फेसबुक अकाउंट भी है, और जो विभिन्न शाखाएं हैं पूरे भारतवर्ष में सारे तीर्थों में साधु बेला की शाखाएं हैं। और उन शाखाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो भी तीर्थयात्री जाते हैं उनको वो सुविधा प्राप्त हो। वो ऐसे तीर्थयात्री जो अपने आप को नहीं खर्च कर सकते हैं तो उनको रहने की सुविधा हो, धर्मशाला की सुविधा, उनको भोजन की सुविधा हो सब जगह पे। तो सभी जगह पे, वाराणसी में देख लीजिए, उत्तरकाशी में, हरिद्वार में 3-4 आश्रम हैं, बहुत बड़े कई फार्म हाउस हैं। उनसे भी होने वाला जो भी अन्न है वो सब लोगों में ही जाता है। और एक बात और है, ये जो अन्नदान जो है जो इस आश्रम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाबा बनखंडी जी को ये एक सत्य है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि बाबा बनखंडी जी ने जब बड़ी कठिन तपस्या की आज से 150 साल पहले, तो माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें माँ अन्नपूर्णा से उन्होंने उनका कमंडल मांगा। माँ अन्नपूर्णा ने कहा कि वो कमंडल तो मैं आपको ऐसे नहीं दे सकती, क्योंकि आपका शरीर जो है वो राजसी शरीर है, तो आप अग्नि में हाथ डालो। तो बाबा बनखंडी जी ने अग्नि में हाथ डाल के वो कमंडल लिया। वो कमंडल आज भी बम्बई के आश्रम में सुशोभित है। और जितना भी भारत के बड़े बड़े जो संत वृंद जो हैं वो कभी भी मुंबई जब जाते हैं तो उस कमंडल के जरूर दर्शन करते हैं। वो जो उस कमंडल की वजह से, वो एक अक्षय कमंडल है माँ अन्नपूर्णा का, उसकी वजह से यहाँ पे कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। तो यहाँ पे आने वाला हर आगंतुक, कोई भी व्यक्ति हो, आगंतुक हो, भक्त हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है सारे आश्रमों में। और रामछाटपा शिल्पन्यास के तत्वावधान में कविता संग्रह रेत में आकृतियां पर संगोष्ठी हुई। रामछाटपा शिल्पन्यास वाराणसी के तत्वावधान में हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि व गद्यकार प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल के कविता संग्रह रेत में आकृतियां के बहाने कविता व शिल्प विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रतिष्ठित समालोचक प्रोफेसर कमलेश वर्मा ने की। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रोफेसर कमलेश वर्मा ने कहा कि मूर्तिकला और चित्रकला आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। प्रोफेसर वर्मा ने कला की शक्ति और उसकी पारखीय दृष्टि रखने वाले को महान अध्येताओं का जिक्र अपने वक्तव्य में किया। मूर्तिकला और कविता के बीच कैसा संबंध रहा है, इसे उन्होंने तमाम शेरों और गजलों के हवाले से बतलाया। कला ही ऐसा युक्ति है जो चीजों को सुरक्षित रखती है। कलाकार हमेशा अपने कैनवास के रंगों की भाषा से चीजों को गढ़ता है। संग्रह की कुछ चुनिंदा कविताओं के माध्यम से कविता के शिल्प पर अपनी बात रखी। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू के समन्वयक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने कहा कि संग्रह में कविता और कला का संगमन है। ये संग्रह रेत पर बातचीत का एक व्यापक संग्रह है। अपने आत्म वक्तव्य में प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि रेत पर आधारित उनकी कविताएं आत्मविभोर अपनापे से उपजी है, जहां सर्जक के भाव की
उच्चता नहीं सहभोक्ता का विनय स्वर है। इस अवसर पर डॉक्टर मनकामना शुक्ल ने रेत में आकृतियां कविता संग्रह के दार्शनिक शिल्प पर बात करते हुए श्री प्रकाश शुक्ल पर केंद्रित स्वरचित एक कविता का पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रविशंकर सोनकर ने किया। स्वागत न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर मदन लाल गुप्त ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शोधार्थी पंकज यादव ने किया। सर, किस प्रकार के कार्यक्रम किया गया? असल में मेरे द्वारा लिखित रेत में आकृतियाँ नाम से कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुल 66 कविताएं संकलित हैं। तो वो जो कविताएं हैं रेत में आकृतियाँ संग्रह में, वो रेत में आकृति की खोज का जो आयोजन राम छाटपार न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी यानी कल के दिन होता है, उस पृष्ठभूमि में लिखी हुई ये कविताएं हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस शिल्प से प्रभावित है, उनका ये अनुवाद नहीं है। तो कल यहाँ के जो काशी के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं मदन लाल जी, तो वे अपने गुरु राम छाटपार के स्मृति में 19 जनवरी को रेत में आकृति की खोज का आयोजन कर रहे हैं, रेत में उस पार। तो उसी की पूर्व संध्या पर इस पुस्तक के बहाने कविता और शिल्प पर एक आयोजन राम छाटपार न्यास के मुक्ताकाशी मंच पर हो रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रसिद्ध समालोचक प्रोफेसर कमलेश वर्मा, और उसमें वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भोजपुर अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह हैं, कलाविद राधाकृष्ण गणेशन हैं, आलोचक विंध्याचल यादव हैं, महेंद्र कुशवाहा हैं, रविशंकर सोनकर हैं, युवा अध्येता ग्रुप में नई पीढ़ी के बहुत ही चर्चित समीक्षक आर्यपुत्र दीपक हैं, मनकामना शुक्ल पथिक हैं। ये लोग आज इस कविता के बहाने, इस कविता संग्रह के बहाने कविता और शिल्प के आंतरिक संबंधों पर बातचीत कर रहे हैं। कल सर जो रेत पे आपका कार्यक्रम होगा कितने बजे होगा, कहाँ पे? कल 19 जनवरी को रेत में आकृति की खोज का जो आयोजन होगा वह गंगा के उस पार रेत में होगा, जिसमें लगभग 300 कलाकार नए पुराने मिला करके बालू से, गंगा के रेत से दिन भर आकृतियाँ बनाएंगे। वहाँ जाने के लिए रविदास घाट से नाव मिलती है जो गंगा उस पार पहुँचा देती है। और जाहिर सी बात देखने लायक वह 2 बजे के बाद होता, 2 से 5 के बीच आकृतियाँ तैयार हो जाती हैं, तो वो देखने लायक होता है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को, दर्शकों से अनुरोध करता हूँ वे ज़रूर देखें। कल 23वां रेत में आकृति की खोज का आयोजन है, और वहीं पर कविता पर भी बातचीत होगी और सब जो चीज़ें होंगी, जो नई पीढ़ी आएगी वो देखेगी कि मूर्तिकार, कलाकार, संगीतकार, कवि, लेखक कैसे आपस में एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। और अंततः कला देखिए शिल्प है, अगर इस कला में रूप नहीं है तो वह कला बेकार है। तो जैसे कविता शिल्प है, वैसे मूर्ति कला भी एक शिल्प है। यति नरसिंहानंद गिरी महाराज पत्रकारों से रूबरू हुए, धर्म संवाद के आयोजन के संदर्भ में जानकारी दी। प्रयागराज महाकुंभ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 25 जनवरी को धर्म संवाद का आयोजन करेगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए अविलंब सैन्य कार्रवाई करके बांग्लादेश व पाकिस्तान का बंटवारा करके हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र बनवाने की अपील की जाएगी। ये जानकारी आज शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने वाराणसी के प्रबुद्ध नागरिक के साथ एक वार्ता के माध्यम से दी। वह धर्म संवाद के लिए सहयोग और समर्थन मांगने आज वाराणसी आए। उन्होंने वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हर हिंदू को ये समझ लेना चाहिए कि जो स्थिति आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की है, वो अगले 10 से भी कम वर्षों में हमारे देश में भी हो जाएगी। हम लोग शिव शक्ति धाम डासना जिला गाजियाबाद से आए हैं, आजकल प्रयागराज में हैं। आप लोग जो वाराणसी के लोग हैं, आपके चरणों में एक निवेदन लेकर आए हैं। आप लोग भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुनकर संसद में भेजते हैं। एक बड़ा ही विभत्स हत्याकांड पिछले कई महीने से लगातार बांग्लादेश में जारी है। वहां हिंदुओं को इस्लाम के जिहादी चुन चुन के मार रहे हैं। अगस्त के बाद से लगातार वहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। ऐसा ही नरसंहार लगातार
आजादी के बाद से पाकिस्तान में हिंदुओं का हो रहा है। तो हम आप सभी से, जो वाराणसी के निवासी हैं, आप सभी से यह अनुरोध करने आए हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यह दबाव बनाइए कि नरेंद्र मोदी जी फौज भेजें बांग्लादेश में और फौज भेजे पाकिस्तान में, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का विघटन होने वाला ही है। दोनों जगह हिंदुओं के लिए अलग अलग एक राष्ट्र बनाया जाए। बांग्लादेश में एक हिंदुओं का देश अलग बनाया जाए, पाकिस्तान में हिंदुओं का देश अलग बनाया जाए। ये निवेदन हम आप लोगों से करने आए हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के ऑपरेशन चक्रव्यूह में फंसा इनामिया बदमाश, पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम के 118वें संस्करण को सुना गया। भदैनी बनखंडी महादेव साधु बेला आश्रम में भंडारे का हुआ आयोजन। और रामछाट पार शिल्प न्यास के तत्वावधान में कविता संग्रह रेत में आकृतियां पर हुई संगोष्ठी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।